नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा के साथ, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि भारतीय राजनीति की एक अहम शख्सियत से जुड़ा है। जी हाँ, एक अहम शख्सियत से जुड़ा है। आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। आज उनकी 146वीं जयंती पर देश के तमाम राजनेताओं ने उन्हें ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। आइए एक नजर डालते हैं उनकी जीवनी पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 31 अक्टूबर का ऐतिहासिक आंकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज जन्मदिन है। उनका जन्म साल 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडीवाद में हुआ था। देश में उनके जन्म दिवस को तमाम कार्यक्रम के रूप में आयोजित कर मनाया जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट के जरिए आज उनकी 146वीं जयंती को मनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सरदार पटेल के जन्म को लोग बेहद ही उत्साह से मना रहे हैं। आमतौर पर जब हम वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं तो उनके नाम के आगे सरदार ज़रूर लगाते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि सरदार नाम उन्हें बचपन में नहीं मिला, बल्कि ये नाम उन्हें एक सत्याग्रह से जुड़ी कहानी के बदौलत मिला। बारडोली सत्याग्रह, जी हाँ, बारडोली सत्याग्रह भारतीय संविधानता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में एक प्रमुख किसान आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व स्वयं वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दरअसल 1928 में प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की बढ़ोतरी कर दी, जिसका विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और उनके विरोध के आगे आखिरकार ब्रिटिश सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और लगान को घटाना पड़ा। इसी के बाद से ही उन्हें सरदार नाम की उपाधि दी। वहाँ की महिलाएं उन्हें सरदार कहकर संबोधित करती थीं। सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद से ही यहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दे दी। बचपन से ही वो बहुत ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की, फिर ज़िला अधिवक्ता के रूप में उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर और उन्हें वकालत की अनुमति मिल गई। अपनी वकालत के दौरान उन्होंने कई बार कई केस लड़े, जिसमें दूसरे निरस और हारा हुआ मानते थे। साल 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध अहिंसक और नागरिक अवज्ञा आंदोलन के जरिए खेड़ा, बरसाड़ और बारडोली के किसानों को एक किया। अपने इस काम की वजह से देखते ही देखते वो गुजरात के प्रभावशाली नेताओं की श्रेणी में शामिल होते गए। सूरत शहर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर सरदार पटेल की कर्मभूमि यानी बारडोली कस्बा है। स्वाधीनता के दौरान सरदार पटेल ने यहाँ लगभग 22 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसमें आज आश्रम, कन्या विद्यालय, छात्रालय, बगीचा और म्यूजियम बना हुआ है। सरदार के सत्याग्रह आंदोलन के साथ ही स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं कि सन 1923 में सरदार पटेल पहली बार बारडोली आए और किसान आंदोलन से जुड़ गए। यही ज़मीन खरीदी और अपने काम को बढ़ाने के लिए इसे हेडक्वार्टर बना लिया। पटेल अपने आंदोलन के लिए कस्बे के किसानों को यहीं से दिशा निर्देश जारी करते थे। आज भी सरदार पटेल का वो निवास स्थान है जहां रहकर उन्होंने बारडोली सत्याग्रह का सफलतापूर्वक आंदोलन संचालित किया। 3 कमरों वाले इस मकान के पीछे एक बगीचा है। मकान के ऊपरी हिस्से में 3 कमरे हैं, जिसमें आज़ादी की लड़ाई के दौरान कभी कभी आकर महात्मा गांधी भी ठहरा करते थे। इस मकान से कुछ दूरी पर एक भवन है जहां स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर बैठकें किया करते थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात हो या देसी रियासतों का भारत में विलय, इन सब में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को आज भी इतिहास में याद किया जाता है। सरदार पटेल ने रियासतों के प्रति नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा।
इसके बाद सरदार पटेल ने नामुमकिन से कार्य को सफल कर दिखाया। देश की 600 छोटी बड़ी रियासतों को उन्होंने भारत संघ का हिस्सा बनवाया। सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पहले पीवी मेनन के साथ मिलकर कई देसी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए कार्य शुरू कर दिया। उनके अथक प्रयासों के कारण ही 3 रियासतों को छोड़कर भारत में सारी रियासतें सम्मिलित हो गई। साल 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष भारतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हो चुकी थी। ऐसे में जब जूनागढ़ के नवाब के विरोध विद्रोह हुआ तो वो भागकर पाकिस्तान चले गए और जूनागढ़ भी फिर भारत में ही शामिल हो गया। जब हैदराबाद के निज़ाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ही थे कि उनकी ही सेना की वजह से निज़ाम को घुटने टेकने पड़े और आत्मसमर्पण करना पड़ा। सरदार पटेल का निधन साल 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ। आज हमारा समाज ऐसे लोह पुरुष की तलाश में है जो समाज में किसी भी कीमत पर एकता लाने में सफल हो, और सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हीं में से एक थे। आइए कही जाने वाली भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन से, जी हाँ, इंदिरा गांधी के जीवन से। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी 37वीं पुण्यतिथि पर देश में जो तमाम राजनेता है उन्होंने क्या कुछ कहा है, और साथ ही साथ नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पर। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी की आज 37वीं पुण्यतिथि है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शक्ति स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश की सेवा में लगी रही। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। नारी शक्ति की बेहतरीन उदाहरण श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की साल 1984 में आज ही के दिन सिख अंगरक्षक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर साल 1917 में हुआ था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू की इकलौती संतान थी। इंदिरा गांधी बचपन से ही राजनीति की बातें और वातावरण देखकर बड़ी हुई, क्योंकि उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस सरकार के एक प्रमुख सदस्य और उनके पितामह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक धनी बैरिस्टर थे और स्वतंत्रता संग्राम में एक लोकप्रिय नेता भी रहे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू का प्रवेश स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ। इसके कारण इंदिरा गांधी का संपूर्ण विकास और देखरेख मां के द्वारा की गई। इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय राजनीति में उलझते चले गए। सन 1936 में मां कमला नेहरू लंबे समय तक बीमार रहने के बाद अतः स्वर्गवासी हो गई। 5 साल की उम्र में इंदिरा गांधी ने अपनी गुड़िया जलाने का फैसला लिया, क्योंकि वो लंदन से लाई हुई थी। इंदिरा गांधी बचपन से ही देशभक्ति की भावना अपने हृदय में रखती थी। 12 साल की उम्र में इंदिरा गांधी ने कुछ बच्चों की वानर सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया, जिसका नाम था बंदर ब्रिगेड रखा गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छोटी सी भूमिका निभाई थी। इंदिरा गांधी ने पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। साल 1934 और 35 में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शांति निकेतन में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर ने निर्मित किया था। जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनने से उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। साल 1959 और 60 के दौरान कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी। नेहरू जी के देहांत के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री के पद पर उन्हें नियुक्त हुई। कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज के शास्त्री आकस्मिक निधन के बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1959 में इंदिरा गांधी का देसाई के साथ काफ़ी तर्क वितर्क हुआ और काफ़ी मुद्दों पर असहमति होने के कारण कांग्रेस सरकार 2 भागों में विभाजित हो गई। उसी वर्ष जुलाई 1959 को उन्होंने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। प्रधानमंत्री गांधी
राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को एक नई दिशा दी। शास्त्री और इंदिरा गांधी हरित क्रांति को भारत में लाए। नेहरू युग के अंतिम वर्ष में खाद्यान्न संकट आने लगा और खाद्यान्न की कमी के कारण राज्य में दंगे होने लगे। इसलिए साल 1966 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद को संभालने के बाद कृषि पर अपना पूरा ध्यान एकत्रित कर दिया और हरित क्रांति को सरकार की एक प्राथमिकता बना डाली। भारतीय किसानों के लिए गेहूं और चावल की फसल को उपजाऊ बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया और मदद की गई। हरित क्रांति के द्वारा रासायनिक खादों और नई तकनीकों पर जोर दिया गया। हरित क्रांति की ये योजना साल 1960 में उपज को बढ़ाने के लिए लाई गई। वो देश की पहली ऐसी महिला प्रधानमंत्री थी जिनकी बहादुरी और सही निर्णयों की वजह से आज उन्हें पूरा देश याद करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ, जो कि लाला लाजपत राय से जुड़ा है। जी हाँ, लाला लाजपत राय से। आज ही के दिन साल 1920 को उन्हें कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जी हाँ, आज ही के दिन उन्हें इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। चलिए नज़र डालते हैं इस संगठन पर। लोकमान्य तिलक ने साल 1920 में देश की सबसे पुरानी मजदूर यूनियन की नींव रखी थी, मगर मुंबई में इसका पहला सत्र हो पाता इससे पहले 1 अगस्त साल 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। लाल बाल पाल की तिकड़ी के पहले मजबूत नेता लाला लाजपत राय को 31 अक्टूबर साल 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। संगठन का वह ऐतिहासिक पहला अधिवेशन मुंबई के ओपेरा हाउस में हुआ था। मजदूरों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि जैसी विजय राष्ट्रों ने लीग की आड़ में एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन किया, लेकिन अभी तक भारत में अखिल भारतीय आधार पर कोई श्रमिक संगठन नहीं था। इसीलिए भारत सरकार से अपने प्रतिनिधित्व को भेजती थी। इसीलिए केवल वही व्यक्ति का सदस्य हो सकता जो अंग्रेज सरकार पसंदीदा हो। भारत के मजदूरों ने इस प्रतिनिधित्व का विरोध किया और आवाज़ उठाई। सदस्यों को चुनने का अधिकार ILO को मजदूरों के साथ ही आराम करना चाहिए। इसीलिए मुंबई के मजदूरों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में लाला लाजपत राय ने सम्मेलन की अध्यक्षता की और तिलक, एनी बेसेंट, CF एंड्रयूज और अन्य लोगों ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की नींव महान नेताओं के प्रयासों के कारण रखी गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर के संगठन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि प्रतिनिधियों और ILO को भेजना था। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।